सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 1 की बुलेट 5 को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले हम यूनिट 1 की 4 बुलेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यूनिट 1 की। तो जो आज हम करेंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कॉम्पोनेंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये सारे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यूजीसी नेट कॉमर्स का हम सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें हम बुलेट 1 और बुलेट 2, बुलेट 3 एंड बुलेट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम करेंगे वो है बुलेट 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ बीओपी। तो ये हैं बुलेट 5 के टॉपिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड उसके कॉम्पोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमारी सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं, उसी तरीके से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट मेड बिटवीन एंटिटी इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर द डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम एंड सच एज अ क्वार्टर और ईयर। तो ये क्या होता है, एक कंट्री का बाकी सारी रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं बीओपी। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारी इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसमें हमारा एक कंट्री के साथ कितना इनफ्लो हुआ, ठीक है, और कितना आउटफ्लो हुआ, यानी कि उस कंट्री से हमने कितना मटेरियल इंपोर्ट किया, गुड्स इंपोर्ट किए, सर्विसेज इंपोर्ट की, ठीक है, उसी के साथ में हमने कितना एक्सपोर्ट किया गुड्स को और कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट की। तो ये सारा जितना भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर एक कंट्री बाकी सभी कंट्रियों के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक वर्ड यूज हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टाइटल ऑनरशिप ट्रांसफर। तो बेसिकली अगर हम एक गुड को किसी दूसरी कंपनी को सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जितने भी राइट्स हैं हमारे ऊपर, वो सबको हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, उसके जो ऑनरशिप है उसको या उसका टाइटल, ठीक है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके टाइटल ऑनरशिप जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बीओपी में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इंक्लूड गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी जितनी भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, इन सबको जहां रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर देखो एक डायग्राम भी बनाया हुआ है मैंने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये शो कर रहा है कि कितना इंपोर्ट हुआ है एक कंट्री में और कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। इस सबको जहां हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? इट एग्जामिन्स द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द गिवन पीरियड। तो एक कंट्री रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है,
वो सारी ट्रांजैक्शंस को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, जितने भी हमने इंपोर्ट किए, जितने भी एक्सपोर्ट किए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक ड्यूरिंग ईयर हमने कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया। तो इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे और हम समझ जाएंगे कि हमने इतना इंपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। It helps the government to analyze the potential of particular industry export growth and formulate policies to support that growth। अब ये स्टेटमेंट बनी हुई है कि हमने एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। और हम देखेंगे कि अगर हमने इंपोर्ट कम किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपोर्ट कम किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसको जो है मोटिवेट करना है कि जो जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कैसी पॉलिसीज़ बनेंगी, कैसे स्कीम्स बनेंगी, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। तो ये बहुत एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये क्या बताता है कि आपने क्या है इस साल जो है इतने सारी ये सारी इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाते हो कि हमें अगर एक्सपोर्ट कम हुआ है तो एक्सपोर्ट को कैसे ग्रोथ करना है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनानी है। इट गिव द गवर्नमेंट टू अ ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव ऑन डिफरेंट रेंज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ। तो अगर जो है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए कैसे कैसे टैरिफ्स लगाने हैं, कैसे इम्पोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये भी हमें बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ देन टेक्स मेजर टू इंक्रीज and decrease the tax to discourage import and encourage export respectively and be self sufficient। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, बाहर की कंट्री से जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा आया है, और जो है एक्सपोर्ट वो बहुत कम हुआ है, तो हम कैसे जो है एक्सपोर्ट को इंकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, और कैसे डिस्करेज करें कि इंपोर्ट कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम अपनी ही कंट्री में बनाएं। तो इसके लिए हम इंकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट हो, और डिस्करेज करें मतलब उनको क्या करें, टैरिफ बढ़ा दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इंपोर्ट जो है हमारी कंट्री में कम से कम हो। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इफ़ द इकोनॉमिक urge support in the mode of import and the government plans according to the BOP। अब गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कैसे प्लान करती है, तो वो BOP को देखती है, स्टेटमेंट को देखती है कि ड्यूरिंग ईयर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, या हमें कितनी इन्वेस्टमेंट मिली है, रिसीव हुई है, हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, ठीक है, हमारा इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ है, हम ठीक है, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना। तो ये सब कुछ हम देखकर ही प्लान कर पाती है गवर्नमेंट कि हमें ड्यूरिंग ईयर क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या क्या प्लान्स बनाने हैं, अगर टैरिफ लगाने हैं तो कितने टैरिफ लगाने हैं। तो ये सब कुछ डिसाइड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट देखने के बाद। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थे। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा स्टैटिकल डिस्पेरेंसी। अब BOP की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को उसको हम बोलते हैं BOP, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं BOP, ठीक है। अब BOP में हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड स्टैटिकल डिस्पेरेंसी। अब ये जो कंपोनेंट है इसमें हमारा पहला जो है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट बेसिकली करंट अकाउंट में हमारे जो इंक्लूड्स होते हैं वो क्या क्या है, विजिबल और इनविजिबल गुड्स। अब कुछ सर्विसेज जो है वो हमारी क्या कहलाती हैं, इनविजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी कहलाती हैं इनविजिबल, और विजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट अकाउंट में बेसिकली शॉर्ट टर्म्स के लिए होती है हमारी, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, गुड्स जो है सेल परचेज होती हैं, सर्विसेज जो है सेल परचेज होती हैं, इनकम जनरेट होती है और ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, गुड्स गिफ्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, हमारे करंट अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारी सारी इन्वेस्टमेंट आती है जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हमारा FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी जो है
फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है, या FII, ठीक है, इसमें क्या होता है कि शेयर परचेज कर लेती है एक कंट्री में जाकर एक कंपनी, ठीक है, एक कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं, वहाँ के शेयर परचेज कर लेते हैं उस एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब लोन के थ्रू सॉवरिन लोन्स में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसको डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से कि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके उसके लिए लोन लेती है या लोन प्रोवाइड करती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसमें क्या होता है, एक कंट्री क्या करती है, उसको जो नीड्स होती है, जो उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ बोरोवर्स करती है, कुछ लोन को लेती है। बैंकिंग कैपिटल में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे आ जाएंगे, सर्विसेज आ जाएंगी, तो ये सब कुछ क्या होता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। स्टैटिकल डिस्पेरेंसी अकाउंट, अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कुछ मिस्टेक्स कर दी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने में, तो उसमें हमारी जो ये अकाउंट क्रिएट होता है, ओमिशन हो गई या कुछ एरर हो गई, तो ये हमारे कहलाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। अब करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में हमारे क्या होता है, बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कौन सी ट्रांजैक्शन को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर हमने गुड्स को सेल किया है, सर्विसेज को सेल किया है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। द करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट अ कंट्री नेट इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट, तो ये सारी जितनी भी जो हमने सर्विसेज सेल किए हैं, हमने गुड्स सेल किए हैं, इन सबको ये दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट, इनकम अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट ट्रांसफर अकाउंट। गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट में हमारी जितनी भी सर्विसेज हमने जो सेल परचेज की है वो सारी आती हैं। इनकम में हमें कितनी इनकम रिसीव हुई, फंड्स रिसीव हुए, सब कुछ आता है, ठीक है। और करंट ट्रांसफर फंड में, करंट ट्रांसफर अकाउंट में हमारे जो भी हमने गिफ्ट्स वगैरह जो भी हमें रिसीव हुए या हमने दिए हैं वो सब कुछ यहाँ पर आते हैं। करंट अकाउंट कंसिस्ट मर्चेंटाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो अगर हमने कोई गुड्स सेल किया है, ठीक है, या परचेज किया है तो वो इंपोर्ट होगा, और सेल किया है तो एक्सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो हमारे करंट अकाउंट में मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। नेक्स्ट ट्रैवलर जो ट्रैवल्स है, अब बेसिकली एक कंट्री से एक फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है, ठीक है, ट्रैवलिंग करता है, तो जो यहाँ पर जितनी भी वो एक्सपेंस करेगा वो सब कुछ भी यहाँ पर आते हैं। तो नॉन रेजिडेंट ट्रैवल्स, जो भी नॉन रेजिडेंट ट्रैवल्स हैं, यानी NRI की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, फ्रेट, ठीक है, कुछ हमने ट्रांसपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ठीक है, या एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी इसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। इन्वेस्टमेंट, फॉरनर रिसीव्ड बाय इंडिया में कुछ फॉरनर से रिसीव्ड हो गई, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म होगा तो कैपिटल के अंदर आएगा। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड एल्सएवर विच इज़ नॉट क्लासिफाइड, जो अगर कहीं पर भी क्लासिफाइड नहीं है कि ये कहाँ पर जाना चाहिए, तो वो मिनिमम जो है हमारे करंट अकाउंट के अंदर ही आती है। अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल के लिए क्लासिफाइड होगा कि ये कैपिटल में ही जाएगी, ठीक है। अगर वो क्लासिफाइड नहीं है कैपिटल के अंदर तो वो भी हमारी करंट अकाउंट के अंदर आएगी। ट्रांसफ़र पेमेंट, हमने कोई पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया, कोई पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो ये भी हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में ट्रेड्स इन गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, इंपोर्ट कर दिए, ट्रेड्स इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम, हमें क्या हुई, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनसेशन इनकम मिली है, नेट इनकम, नेट इन्वेस्ट इनकम, जो भी इनकम रिसीव हुई है, जो हमने सर्विसेज में क्या करी है, इन्वेस्ट की है, वो सारी इंक्लूड होती हैं। नेट नॉन फैक्टर इनकम, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब कुछ हमारी करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है, कोई गिफ्ट मिला, कोई रेमिटेंस ग्रांट दे दी गई, ठीक है, ये सब कुछ हमारी किसके अंदर आती है, हमारे करंट अकाउंट के ये कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने क्या करे, जो भी इंपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सभी जो है वो हमारे किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट इन BOP, द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट द नेट चेंज इन ऑनरशिप ऑफ नेशनल एसेट्स, FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं इन BOP, तो हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके, यहाँ इन्वेस्टमेंट, फंड्स, इन सब की बात होती है, ठीक है। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट प्राइवेट कैपिटल के अंदर ट्रांजैक्शन ऑफ
इंडिविजुअल फर्म्स, प्राइवेटली ओन्ड कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेस, ये क्या करती हैं, ये दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, एफडीआई के थ्रू या एफपीआई के थ्रू क्या करती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल में हमारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, प्राइवेट और स्टेट। तो हमारे बैंकिंग, जैसे बैंकिंग में सर्विसेज मिलती है, तो एक बैंक दूसरे बैंक में जाके ब्रांच ओपन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन्वेस्टमेंट का जो भी पार्ट है वो हमारा सारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ऑफिशियल कैपिटल में लोन्स, अमोर्टाइजेशन एंड रिजर्व, मिसलेनियस, तो ये सब कुछ हमारे जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। अमोर्टाइजेशन, आपने क्या वर्ड देखा होगा, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब हम लोन लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ पे कर देना, दोनों को साथ के साथ पे कर देना। जैसे जनरली आपने देखा होगा कार लोन वगैरह कुछ ले लिया तो आप उसका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हो और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करते हो, ठीक है, जिससे कि एट द एंड आपके 3 ईयर या 4 ईयर के अंदर आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती है। तो दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो ये सब कुछ क्या हमारे कैपिटल अकाउंट के पार्ट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, आपको क्या क्या कंपोनेंट है इसमें मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल अकाउंट में जो बीओपी है उसमें एक कंट्री की जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है या फिर वहाँ के शेयर परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट करती है बेसिकली। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट में हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे उसने फैक्ट्री वहाँ पर डाल दी और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, ब्रांच ओपन कर ली, ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक फॉरेनर इंडिया में आके क्या करता है, इंडिया की कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है, तो दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इसमें पोर्टफोलियो में एफआईआई, ऑफशोर फंड्स, ये सब कुछ इंक्लूड्स होते हैं। तो एफडीआई में हमारे क्या होगा कि एक कंट्री ने जाके दूसरी कंट्री में एक कंट्री के कुछ जो कंपनीज हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, वहाँ की ऑनरशिप मिल गई, ठीक है, और प्लस वहाँ पे वोटिंग राइट्स मिल गए उस कंपनी में, ठीक है, और पोर्टफोलियो में सब कुछ हमें नहीं मिलता, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल में एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग में बेसिकली क्या होता है, जो हम बोरोइंग्स करते हैं, जैसे एनआरआई के थ्रू हम क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं या फिर हम बाहर से कुछ जो है बोरोर्स लेते हैं, तो ये सब कुछ हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, जो हम दूसरी जगहों से बाहर से हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं फंड को, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल असिस्टेंस, अब एक्सटर्नल असिस्टेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल और बायलेटरल। अब मल्टीलेटरल क्या होता है और बायलिटरल क्या होता है। बायलिटरल में बेसिकली क्या होता है, जहाँ एक पर्सन होता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन होता है, एक पर्सन वो जो लोन दे रहा है, दूसरा पर्सन वो जो लोन ले रहा है, ठीक है, ये होते हैं, तो दैट इज बायलिटरल। अब मल्टीलिटरल में क्या होता है, जहाँ पर एक जो लोन ले रहा है और जो सामने है जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल उनसे लोन ले रहा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट इज मल्टीलिटरल। तो बायलिटरल में क्या होता है, 1 पर्सन, एंड मल्टीलिटरल इज वन एंड मोर पर्सन, ठीक है, दैट इज मल्टीलिटरल। तो ये हमारे थे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टैटिकली डिस्पेरेंसी बीओपी, अब स्टैटिकली डिस्पेरेंसी बेसिकली होता क्या है ये कंपोनेंट में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमने एक स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो उसके बाद उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ एरर्स हो, तो उसके लिए हम स्टैटिकली डिस्पेरेंसी का अकाउंट क्रिएट करते हैं। बिकॉज ऑफ सच प्रॉब्लम दैट रिकॉर्डेड डेबिट डू नॉट इक्वल टोटल रिकॉर्डेड क्रेडिट इन द एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन गिवन ईयर, जो भी उस साल में जो हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या है इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। जैसे डेबिट सपोज 10,000 करोड़ है तो क्रेडिट हमारा 12,000 करोड़ आ रहा है, यानी कि जो ये एरर है इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए ये बनाते हैं। इट इज़ टू एक्यूमुलेट सच डिस्पेरेंसी दैट इज रेजिडुअल अकाउंट स्टैटिकल डिस्पेरेंसी दैट इज ओमिशन एंट्री एंड एरर और टू रिकॉर्ड एंट्री, यानी कि हो सकता है आप एंट्री करना भूल गए हो या फिर कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड की हो, तो इसके लिए हमारा स्टैटिकली डिस्पेरेंसी अकाउंट बनता है।
अब बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो वो बैलेंस होगा, ठीक है, या सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा। बैलेंस एंड डेफिशिएंट एंड सरप्लस। अब हम जब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं जिस स्टेटमेंट में, दैट्स कॉल्ड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि हमने जितना भी एक्सपोर्ट किया हो और इंपोर्ट किया हो वो इक्वल हो, वो क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है बैलेंस है, तो दैट इज बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस। तो वो क्या है, वहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस इक्वल टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों ही क्या है, हो बैलेंस हो, ठीक है, बराबर हो, मतलब जितना उस ईयर इंपोर्ट किया हो उतना ही एक्सपोर्ट किया हो। नेक्स्ट इज डेफिसिट एंड सरप्लस। अब डेफिसिट क्या होता है और सरप्लस क्या होता है। डेफिसिट में क्या होता है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से हमने बहुत सारा मटेरियल मंगाया, ठीक है, ये हो गया हमारा इंपोर्ट, हमने बहुत सारा मटेरियल बाहर दूसरी कंट्री को भेजा, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये देखो ये सर्कल जो है बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट क्या है, कम किया है, तो दैट इज डेफिसिट, इसे हम बोलेंगे डेफिसिट की सिचुएशन इन बीओपी। अब सरप्लस क्या होगा, सरप्लस डेफिसिट का क्या होगा, अपोजिट होगा, जहां पर एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट कम। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है, तो ये होती है हमारी सरप्लस की सिचुएशन इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बेसिकली अभी तो हमारा जो इंडिया का है वो डेफिसिट में चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बीओपी स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स वेदर इट हैज़ डेफिसिट और सरप्लस ऑफ फंड। फॉर instance, if a country exporting is higher than import, then there is a surplus। क्या होगा, सरप्लस होगा। अगर वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, तो क्या कहलाएंगे, उसे सरप्लस कहलाएगा। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट however a BOP deficit can arise if a country import amount is more than total export। डेफिसिट में कब कहलाएगा, जो वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। तो ये था हमारा बैलेंस एंड डेफिसिट एंड सरप्लस इन बीओपी। इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम, अब ये होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। अब इसमें हमें पता चलता है कि हमने इस साल हमने क्या करा, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसकी वजह से हमारा जो है इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्वल है या डिसइक्विलिब्रियम है, यानी डिसइक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम और नॉट इक्विलिब्रियम यानी डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक कंट्री जब क्या करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही उसके बराबर होते हैं, तो ये हमारी सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होता है, यानी जितना हमने मंगाया सामान उतना ही हमने वहाँ पर आउटफ्लो किया, जितना मंगाया उतना ही हमने वहाँ पर वापस सर्विसेज दी हैं। व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी फॉरेन करेंसी इन अ कंट्री इज गिवन टाइम पीरियड इज इक्वल, मतलब जितनी हमें फॉरेन करेंसी मिली है एक कंट्री से, यानी जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उतना ही हमने इंपोर्ट किया है, तो ये हो गया हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, while disequilibrium means that the condition is either deficit or surplus, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है या तो हम ज़्यादा सरप्लस में हो, यानी हमने एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया हो, ठीक है, या फिर हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं, पहली या तो हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया हो, यानी अगर हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है तो हम डेफिसिट में हैं, और हमने एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है तो हम सरप्लस की सिचुएशन में हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम होगा तो हमने दोनों चीज़ें बराबर की होंगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ आर, ठीक है। तो दैट इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी।
इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब दोनों ही बराबर हों, क्या हो, दोनों बराबर हों, यानी जितनी हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है हम उतनी ही इंडियन करेंसी भी इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सरप्लस की सिचुएशन है, हमारी शॉर्टेज की, ठीक है। ना तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ना तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों ही इक्वल कर रहे हैं, दोनों ही इक्वल कर रहे हैं। तो दैट इज इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ पर हमारा जो है डिमांड कर्व इक्वल है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स अगेंस्ट अ कंट्री, एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड by encouraging export of goods and services or form of export by discouraging import of all kinds, ठीक है। जहाँ पर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट को करते हैं, कि इंकरेज करते हैं कि एक्सपोर्ट हो, और डिस्करेज करते हैं हमारे इम्पोर्टर्स को, ठीक है। ये था हमारा इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमने क्या करा, एक्सपोर्ट किया है, उतना ही हमने एक्सपोर्ट किया है, तो ये होगा हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम डिफर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, शॉर्ट टाइम के लिए हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाए, तो दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम में हमारी जो है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स इट्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि या तो हमारा जो है बीओपी या तो सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ठीक है। अ सरप्लस इज बीओपी अकर्स व्हेन द टोटल रिसिप्ट एक्सीड टोटल पेमेंट, जब हमारे पास जो है एक्सपोर्ट यानी कि टोटल रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है और इंपोर्ट यानी कि जो हमारी पेमेंट है वो कम है, तो ये हमारी डेफिसिट की सिचुएशन होगी। अब सिमिलर ये हमारी सिचुएशन होगी सरप्लस की, जहाँ पर अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, और डेफिसिट में क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। ये हो गया हमारी डेफिसिट की सिचुएशन, ये हो गया हमारी सरप्लस की सिचुएशन। सरप्लस में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, ठीक है। अ डेफिसिट इन द बीओपी अकर्स व्हेन द टोटल पेमेंट एक्सीड टोटल रिसिप्ट, ठीक है। तो एक ये डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हो, डिसइक्विलिब्रियम है, क्योंकि या तो यहाँ पर क्या है, या तो सरप्लस की सिचुएशन है या डेफिसिट की सिचुएशन है, जहाँ पर हमारा जो बैलेंस, जो हमारा डिमांड कर्व है वो इक्वल नहीं है, हमारा क्या है, इक्वल नहीं है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, इन बीओपी, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हम इसके टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पर साइक्लिकल में क्या होता है, बेसिकली हमारी क्या होती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। एक कंट्री की कुछ जो पर्सन्स हैं उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, ये हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पोर्ट होने लगेगा, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। यहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये बूम, और ये क्या हमारी एक्स्ट्रा बूम मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है। तो इस कारण भी हो सकता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि परचेजिंग पावर ज़्यादा है, मनी का जो है फ्लो ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, इसमें कंट्री स्ट्रक्चर, प्राइसेस ज़्यादा है, या कंट्री के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आती हैं। ऑटोनॉमस कैपिटल फंड, इसमें सेल्फ नीड, एक कंट्री की जितनी भी नीड्स है उसको फिलफिल करने के लिए जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, सपोज इंपोर्ट करना, बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करना, तो दैट इज डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इन्फ्लुएंस बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। हो सकता है रेट ऑफ जो बाहर से हम ले रहे हैं मटेरियल वो
उसका प्राइस कम हो, ठीक है, वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी हो। सिमिलर एक्सपोर्ट में अगर हमारी जो है रेट कम है तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है सेम। तो ये कि हमारी क्या सिचुएशन बताती है डिसइक्विलिब्रियम की। अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, बीओपी इक्वल कंपोनेंट सेट इनफ्लो और आउटफ्लो, कि इनफ्लो कितना हो रहा है ईयर में बीओपी में और आउटफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये बताता है अगर इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है तो ये भी हमारी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है। इकोनॉमिक पॉलिसी, रिड्यूस डेफिसिट, डी वैल्यू करेंसी। अब रिड्यूस डेफिसिट, अब जो हमारा इंडिया का जो बीओपी है वो डेफिसिट में, क्योंकि हमारा जो है इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। तो डी वैल्यू करेंसी, हम करेंसी को क्या कर देते हैं, डी वैल्यू कर देते हैं। करेंसी की वैल्यू को कम करके हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे डिसइक्विलिब्रियम के। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, अब कैसे हम करेक्ट करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम में या तो हमारी सरप्लस की सिचुएशन होगी या हमारी डेफिसिट की सिचुएशन होगी। सरप्लस की सिचुएशन होगी तो हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट कम किया होगा, और डेफिसिट की होगी तो हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया होगा, एक्सपोर्ट कम किया होगा, ठीक है। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने के तरीके, तो पहला है डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन का मतलब है कि हम अपनी मनी की जो रेट है उसको कम कर दें। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए एक रुपये बराबर है, एग्जांपल के लिए $1 बराबर है $1 के, ठीक है, $1 के। अब क्या करा हमने, अपनी वैल्यू डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि अब एक डॉलर जो है वो अब किसके बराबर है, $1 बराबर है 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ के। यानी अब $1 की जो है प्राइस क्या हो गया, 60 रुपये हो गया, और पहले ये दोनों बराबर थे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों करा, इसको डिवैल्यूएट क्यों किया, इसलिए किया जिससे कि एक कंट्री क्या करे, हमारी कंट्री में आके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। और वो ऐसा क्यों करेगी, जब उसको वो सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर उसको अपनी कंट्री में भी वो एक प्रोडक्ट $1 में पड़ रहा है, $1 में पड़ रहा है, वो यहाँ पर आकर परचेज करती है तो $1 खर्च करने पे उसे 60 रुपये तक के प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं। तो वो यहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आके परचेज करेंगे, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो दैट इज बेनिफिट ऑफ डिवैल्यूएशन। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक कंट्री है चाइना, ठीक है, उसने क्या करा, उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू और डॉलर की वैल्यू बराबर थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, उसने अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, करेंसी की वैल्यू को क्या करा, कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, उसकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो कम हो चुकी है, उसने अपनी करेंसी को कम कर दिया है। तो अब बाहर की कंट्री आके वहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करेगी, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ते रेट में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो दैट इज डिवैल्यूएशन। सिमिलर यहाँ पर इंडिया में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज अ शॉर्ट टर्म टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक शॉर्ट टर्म टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। वो वहाँ की रिस्पेक्टिव कंट्री के जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज, thus it can cause of a situation of inflation in the country. In the Indian context we can hope। अब बेसिकली क्या होता है, अब जब एक कंट्री यानी कि जैसे इंडिया है, अब यहाँ पर इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, परचेजिंग पावर इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अगर जैसे यहाँ देखो, हमने अमेरिका से सामान मंगाया, तो अब हमें एक सामान खरीदने के लिए वहाँ पर 60 रुपये खर्च खरीदने पड़ेंगे। यानी कि इंपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट तो महंगा हो गया, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। हम कम खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें अगर वहाँ $1 का कुछ प्रोडक्ट लेना है तो हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे। सिमिलर अगर उन्हें यहाँ खरीदना है तो क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ यहाँ पर $1 का जो प्राइस है वो 60 रुपये है, तो एक्सपोर्ट इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ये एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन को बढ़ाता है। ठीक है, फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इसके क्या क्या इम्पैक्ट है और नेगेटिव क्या क्या इम्पैक्ट है हम देखते हैं वन बाय वन। तो फॉलोइंग इम्पैक्ट पॉजिटिव, इंक्रीज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा, रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा आएगा क्योंकि लोग जो अदर कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी ऑब्जर्व अ टेम्पररी बूम एंड प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, ये टेम्पररी क्या होगा, बूम सिचुएशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्रीज में आएगी। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं हम। देयर आर more negative effect of devaluation of the rupees because the positive effect which we see the economic, there are just a short term time, in the long run devaluation will not make any positive impact on economic। अब ये हमारे इकोनॉमिक लेवल को कहीं ना कहीं क्या करता है, ख़राब करता है इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रुपीज़ की जो है वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है, तो ये जो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वर्स इफेक्ट विल बी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक एंड इट विल डिक्रीज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी जो कॉन्फिडेंस है हमारा वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो रुपीज़ की वैल्यू है वो कम हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें अगर इन्वेस्ट करना है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो हमें $1 के बदले 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर $1 के बदले हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 60 रुपये, 60 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमने डिवैल्यूएट कर दिया, अपनी करेंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया है। ये एग्जाम्पल के लिए फिगर है। ठीक है, इन डिवैल्यूएशन एक्सपोर्टर्स विल अर्न मोर प्रॉफिट। अब डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्टर जो है बाहर की कंट्री से जो आ रहे हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रैपिड प्रोडक्शन। अब वो क्वालिटी के साथ भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि सस्ते रेट में उन्हें वो प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हमारी प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोर्ट को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी इन सबको सर्विसेज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारी कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी। जो इकोनॉमिक लेवल पे हमारी कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी को नहीं। The boost in export will increase the export of such commodity which are not contributing to the national growth of our country। तो ये जो है बूस्ट की सिचुएशन आई है, ये हमारी कंट्री को नेशनल लेवल पे एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छी कंडीशन नहीं देगी। वन सच एग्जाम्पल इज गोल्ड, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड का। ठीक है, कि गोल्ड क्या है, अब गोल्ड जो है वो गोल्ड अगर किसी को यहाँ पर परचेज करना है तो यहाँ पर जो है $1 जो है 60 रुपये का है, तो यहाँ इजीली गोल्ड जो है, गोल्ड की भी वैल्यू कम होती जाएगी रेदर देन अदर कंट्रीज। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब महंगाई बढ़ेगी, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी की कमी होगी डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक नीड्स है उनको भी फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी की नीड होगी। तो ये कि सिचुएशन जो है बहुत बूस्ट वाली सिचुएशन भी होकर और प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी क्रिएट हो सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। अब प्रोटेक्शन इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो प्रोटेक्शन बेसिकली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे करेंगे, हम अपनी जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे टैरिफ लगा देते हैं, जिससे कि इंपोर्ट क्या हो, कम हो सके और एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए बहुत सारे हम टैरिफ लगा देते हैं और अपनी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट को। प्रोटेक्ट लोकल डोमेस्टिक मार्केट इन टू इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ और नॉन टैरिफ के जरूर, टैरिफ क्या होता है, जो
एक प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। और नॉन टैरिफ में क्या होता है, हम क्वांटिटी पे लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, तो दैट इज टैरिफ और नॉन टैरिफ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं। इम्पोजिशन टू टैरिफ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट कोड्स एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सेट्रा में रिड्यूस इम्पोर्ट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। तो ये क्या करता है, इंपोर्ट को कम करेगा और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, जिसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हम सब्सिडीज़ को देंगे, ठीक है, और इंपोर्ट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ को लगाएंगे। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन इन बीओपी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।